जेठ का महीना था और सूरज आग उगल रहा था। आसमान से बरसती धूप गांव की गलियों को झुलसा रही थी। गांव के रईस लोग अपने पक्के मकानों के भीतर बिजली के पंखों और कूलरों की ठंडी हवा में चैन की नींद सो रहे थे। लेकिन उसी गांव के एक कोने में एक कच्ची झोपड़ी में रहने वाला परिवार पसीने से तरबतर ऊपर वाले से रहम की भीख मांग रहा था। ये परिवार था बलवंत का। बलवंत एक सीधा सादा मजदूर था जो अपनी पत्नी शारदा, 11 साल के बेटे ध्रुव और 8 साल की बेटी चकोरी के साथ रहता था। इस परिवार के पास अपना कोई घर नहीं था। वे गांव के एक छोटे से किराए के कमरे में रहते थे। बलवंत के इस हाल का कारण उसका सगा बड़ा भाई धनपत था। धनपत शहर के पास के गांव में रहता था और उसकी एक अच्छी खासी कपड़े की दुकान थी। बलवंत पहले अपने भाई के साथ ही रहता था और दुकान में हाथ बटाता था। लेकिन जैसे ही धनपत का व्यापार बढ़ा, उसकी पत्नी यानी बलवंत की भाभी ने कान भरने शुरू कर दिए। बलवंत, अब बहुत हो गया। मैं और तेरी भाभी अब तुझे और तेरे इस पूरे कुनबे को और ज्यादा नहीं पाल सकते। तू सारा दिन मेरे टुकड़ों पर पलता है और काम के नाम पर कुछ नहीं करता। तू अपना बोरिया बिस्तर उठा और यहाँ से निकल जा। मुझे अपनी गृहस्थी देखनी है, तेरा बोझ नहीं ढोना। भैया, आप ऐसा मत कहिए। मैं कहाँ जाऊँगा इन छोटे बच्चों को लेकर? मैं तो दिन रात आपकी सेवा करता हूँ। भाभी जी, आप ही समझाइए भैया को। अरे रहने दे अपनी ये नौटंकी। हमारे बच्चों का हक मारकर तेरे बच्चों को नहीं खिलाएंगे हम। जा अपनी किस्मत आजमा कहीं और। आज के बाद इस घर के दरवाजे तेरे लिए बंद हैं। अपने ही सगे भाई के हाथों अपमानित होकर बलवंत इस नए गांव में आ गया। यहाँ उसे रहे अभी 1 हफ्ता ही हुआ था। घर का सारा राशन खत्म होने को था और जेब में एक धेला भी नहीं था। सुबह हुई, सूरज अभी से अपनी तपिश दिखाने लगा था। सुनिए जी, आज घर में आटा और दाल बिल्कुल खत्म होने वाले हैं। मुश्किल से 2 दिन का राशन बचा है। आप बाहर जाइए और कोई काम ढूंढिए, वरना कल हम बच्चों को क्या खिलाएंगे? इस नए गांव में तो हम किसी को जानते भी नहीं। धैर्य रखो शारदा, मैं आज पूरे गांव की खाक छानूंगा। कहीं न कहीं तो मजदूरी मिल ही जाएगी। मैं अभी निकलता हूँ। पिताजी, मेरा इस घर में बिल्कुल मन नहीं लगता। मेरी कोई सहेली नहीं है। मेरे पास खेलने के लिए कोई खिलौना भी नहीं है। क्या आप आज मेरे लिए एक छोटी सी गुड़िया लाओगे? और पिताजी, क्या आप हमारा नाम पाठशाला स्कूल में लिखवाओगे? हमें भी पढ़ना है। हमारे पुराने गांव के सारे दोस्त अब तक दूसरी कक्षा में पहुंच गए होंगे। मेरे प्यारो, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिन अभी बहुत मुश्किल कट रहे हैं, पर तुम घबराओ मत। मैं तुम्हें बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाऊंगा। तुम्हारे लिए सुंदर कपड़े और खिलौने भी लाऊंगा। बस कुछ दिन का समय और दे दो। जैसे ही हमारे अच्छे दिन आएंगे, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। शारदा, मैं चलता हूँ। बलवंत गांव की गलियों में निकल पड़ा। वो राशन की दुकान पर गया, कपड़े की दुकान पर गया, यहाँ तक कि होटलों में बर्तन धोने का काम भी मांगा। लेकिन हर जगह उसे यही जवाब मिला कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो या यहाँ जगह खाली नहीं है। दोपहर तक बलवंत बुरी तरह थक गया। तभी उस विश्वंभर चाचा बैठे दिखे। राम राम चाचा, मैं इस गांव में नया हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ मजदूरी कहाँ मिल सकती है? मैं सुबह से भटक रहा हूँ। राम राम बेटा, देख गांव छोटा है और काम कम। यहाँ हर कोई मजदूरी ही ढूंढ रहा है। मेरे हिसाब से तो तू ये गांव छोड़कर शहर चला जा। यहाँ तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। नहीं चाचा, शहर जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं और बच्चों को लेकर कहाँ भटकूंगा। कोई तो काम होगा, कैसा भी काम हो मैं कर लूँगा। एक काम तो है। उस तरफ देख, वो जो बड़ा सा बंगला दिख रहा है ना, वो ठाकुर विक्रम सिंह का है। वो गांव का सरपंच भी है। उसके पास बहुत सारे पैर से चलाने वाले रिक्शा हैं जिन्हें वो किराए पर देता है। गांव के अनपढ़ लोग वही चलाकर अपना गुजारा करते हैं। लेकिन बेटा, संभल कर रहना। वो ठाकुर बहुत बड़ा जालिम है। वो गरीबों का खून चूसता है, उनके पैसे हड़प लेता है और तंग करता है। चाचा, पेट की आग बहुत बड़ी होती है। भूखे मरने से अच्छा है कि मैं उस ठाकुर के अत्याचार सह लूं। मैं अभी उनके पास जाता हूँ। बलवंत ठाकुर के बंगले के पास पहुंचा। वहां एक बड़े से गोदाम में बहुत सारे रिक्शा खड़े थे। ठाकुर एक ऊंची कुर्सी पर बैठा सबको निर्देश दे रहा था। राम राम सरपंच जी, मैं काम की तलाश में आया हूँ। मुझे एक रिक्शा किराए पर चाहिए ताकि मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूं। शक्ल से तो तू नया लगता है। कहाँ से आया है और तेरे परिवार में कौन कौन है?
जी, मैं बगल के गांव से आया हूँ। मेरे भाई ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरी पत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं मालिक, बहुत मजबूरी है। तो इसके आगे पीछे कोई नहीं है। ये तो मेरा सबसे अच्छा मोहरा बनेगा। इसे मैं जैसे चाहूँ नचा सकता हूँ। देख भाई, काम तो मिल जाएगा, पर मेरी शर्तें बहुत कड़ी हैं। तुझे सुबह 8 बजे से पहले गोदाम आना होगा। ये रिक्शा नंबर 21 तेरी जिम्मेदारी होगी। अगर इसमें एक खरोच भी आई या इसका कुछ भी टूटा तो उसकी भरपाई तुझे अपनी दिहाड़ी से करनी होगी। जी मालिक, मुझे मंजूर है। और सबसे ज़रूरी बात, तू दिन भर में चाहे 500 रुपये कमाए या 5 रुपये, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तुझे हर शाम 8 बजे तक रिक्शा यहाँ खड़ा करना होगा और मुझे 150 रुपये किराया देना होगा। इसके ऊपर जो बचेगा वो तेरा। बोल, मंजूर है? जी मालिक, आपकी बहुत मेहरबानी। मैं कल सुबह समय पर आ जाऊँगा। अगले दिन बलवंत ने रिक्शा चलाना शुरू किया। भयंकर गर्मी थी, पसीना आंखों में जा रहा था, लेकिन बलवंत के दिमाग में सिर्फ अपने बच्चों का चेहरा था। सुबह के 2 घंटे तक उसे कोई सवारी नहीं मिली। तभी एक बुजुर्ग ने आवाज दी, ओ रिक्शा वाले, बाजार तक चलेगा क्या? कितना पैसा लेगा? जी बाबूजी, बिल्कुल चलूंगा। आप बैठिए, आप जो खुशी से दे देंगे वही रख लूंगा। बाजार पहुंचने पर बुजुर्ग ने उसे 15 रुपए दिए। बलवंत को समझ आ गया कि दूरियों का हिसाब क्या है। पूरे दिन कड़ी मेहनत के बाद बलवंत ने कुल 345 रुपए कमाए। शाम को वो ठाकुर के पास पहुंचा। हाँ भाई बलवंत, सच सच बता, आज कितनी कमाई हुई? झूठ बोला तो 1 लात मारूंगा। मालिक, आज 345 रुपए की कमाई हुई है। ये लीजिए आपके 150 रुपए। पहला दिन है तेरा, चल 10 रुपए और निकाल। आज तूने रिक्शा खड़ा करने में 5 मिनट की देरी की है। बलवंत ने चुपचाप पैसे दे दिए। उसके पास अब 185 रुपए बचे थे। घर लौटते समय उसने अपनी बेटी के लिए गुड़िया और बेटे के लिए गेंद खरीदी। घर पहुंचकर उसने बच्चों की आंखें बंद करवाईं। चकोरी, ध्रुव, आंखें बंद करो, देखो तुम्हारे पिताजी क्या लाए हैं। वाह, कितनी सुंदर गुड़िया है। शुक्रिया पिताजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी गेंद, पिताजी आप तो सबसे अच्छे हैं। शारदा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस रात पूरा परिवार सुकून से सोया। कुछ दिन बीत गए। बलवंत बहुत ईमानदारी से काम कर रहा था। उसकी रोज की कमाई अच्छी हो रही थी। उसने अपनी बेटी के स्कूल के दाखिले के लिए 9,400 रुपए जोड़ लिए थे। लेकिन ठाकुर के नौकरों ने ये खबर ठाकुर तक पहुंचा दी। अच्छा, तो ये मामूली सा रिक्शा वाला इतने पैसे जोड़ रहा है, इसकी इतनी हिम्मत। सुन, आज रात जब ये रिक्शा खड़ा करके जाए तो इसके रिक्शे की सीट बदल देना और फटी हुई सीट लगा देना। कल सुबह हम इससे हर्जाना वसूलेंगे। अगली सुबह जैसे ही बलवंत आया, ठाकुर का नौकर चिल्लाने लगा, मालिक मालिक, देखिए इस बलवंत ने आपके रिक्शे की सीट फाड़ दी है। ये बहुत दिनों से ऐसा कर रहा होगा, आज पकड़ा गया। नहीं मालिक, कल रात तक तो ये बिल्कुल ठीक थी, मैंने कुछ नहीं किया। चुप कर, अब तू मुझे सिखाएगा। इस सीट की कीमत पूरे 2,000 रुपए है। अभी के अभी निकाल, वरना पुलिस को फोन लगाता हूँ और तुझे जेल में सड़ा दूंगा। डर के मारे बलवंत ने अपने बचाए हुए पैसों में से 2,000 रुपए दे दिए। ठाकुर का हौसला बढ़ गया। अगले कुछ दिनों में उसने कभी रिक्शे का पहिया बदल दिया तो कभी चेन तुड़वा दी। उसने विदेशी टायर के नाम पर बलवंत से 3,500 रुपए ऐंठ लिए। अंत में एक फर्जी पुलिस वाले को बुलाकर ठाकुर ने बलवंत के सारे बचे हुए पैसे लूट लिए। बलवंत फिर से सड़क पर आ गया। जेब खाली थी और मकान मालिक किराया मांग रहा था। बलवंत ने हार मान ली थी। बलवंत, अगर किराया नहीं है तो घर खाली कर। गांव में एक घोषणा हुई। पूरे गांव में ढोल बजने लगे। सुनो सुनो भाइयों, गांव में रिक्शा महामुकाबला होने वाला है। जो भी इस प्रतियोगिता को जीतेगा उसे पूरे 20 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। ये सुनकर बलवंत की आंखों में एक नई चमक आ गई। बलवंत, मैंने देखा है तू इस टूटे फूटे रिक्शे को भी कितनी फुर्ती से चलाता है। अगर तू इस महामुकाबले में हिस्सा ले तो तू जरूर जीत सकता है। मैं तुझे एक नया और तेज चलने वाला रिक्शा दिलवाऊंगा। बस शर्त यह है कि जीतने के बाद तू मुझे 1 लाख रुपए देगा। बोल, मंजूर है?
जी मालिक, मुझे मंजूर है। मैं अपने परिवार के लिए ये महामुकाबला जरूर जीतूंगा। दूसरी तरफ गांव के जालिम सरपंच ठाकुर विक्रम सिंह के मन में भी इनाम की लालसा जाग उठी थी। उसने गांव के बाकी सभी मजदूरों से उनके रिक्शे छीन लिए ताकि कोई और इस महामुकाबले में हिस्सा ही न ले सके। उसने अपने सबसे हट्टे कट्टे और चालाक नौकर भैरव को प्रतियोगिता में उतारने का फैसला किया। आखिरकार वो दिन आ ही गया। प्रतियोगिता के लिए गांव के बाहर एक बड़ा मैदान सजाया गया था। शहर से बड़े बड़े नेताजी और अफसर आए हुए थे। बलवंत गंगाराम का दिया हुआ नया और चमचमाता रिक्शा लेकर मैदान में पहुंचा। वहां ठाकुर विक्रम सिंह का नौकर भैरव भी अपने रिक्शे के साथ खड़ा था। अरे, ये गरीब बलवंत यहाँ कैसे आ गया? मैंने तो गांव के सारे रिक्शे कब्जे में कर लिए थे। खैर कोई बात नहीं, ये मेरे भैरव के आगे टिक नहीं पाएगा। तभी नेताजी ने मंच से माइक पर प्रतियोगिता के नियम बताने शुरू किए। नियम सुनकर वहां खड़े सभी लोगों के होश उड़ गए। सुनो गांव वालों, ये कोई मामूली प्रतियोगिता नहीं है। ये महामुकाबला पूरे 24 घंटे लगातार चलेगा। नियम ध्यान से सुनो। पहला नियम, शुरुआत के 5 घंटे तक तुम्हें सामान्य रिक्शा चलाना होगा। 5 घंटे बाद तुम्हारे रिक्शे के पीछे 15 किलो का वजन रख दिया जाएगा। दूसरा नियम, जब 10 घंटे पूरे हो जाएंगे तो वजन बढ़ाकर 30 किलो कर दिया जाएगा। 12 से 18 घंटे के बीच तुम्हारे पीछे 50 किलो का वजन होगा। और आखिरी और सबसे खौफनाक नियम, 18 घंटे से लेकर 24 घंटे पूरे होने तक तुम्हारे रिक्शे पर पूरे 280 किलो का वजन लाद दिया जाएगा। जो भी इन 24 घंटों के बाद सबसे पहले आखिरी रेखा पार करेगा, उसे 20 लाख रुपए का नगद इनाम मिलेगा। नियम सुनकर सारे प्रतियोगी घबरा गए। 280 किलो, और वो भी बिना सोए 24 घंटे। लोग आपस में बात करने लगे कि ये तो नेताजी की चाल है, वो किसी को पैसे देना ही नहीं चाहते। लेकिन बलवंत ने अपनी पत्नी और बच्चों की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक पिता का दृढ़ संकल्प था। ये मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं। अगर मैं आज पीछे हट गया तो मेरे बच्चे जीवन भर इसी गरीबी की भट्टी में जलते रहेंगे। मुझे ये करना ही होगा। प्रतियोगिता शुरू होने में 15 मिनट बाकी थे। बलवंत की पत्नी शारदा ने अपने बच्चों को गंगाराम के पास छोड़ा। गंगाराम जी, आप बच्चों का ध्यान रखिएगा। मैं पास के देवी माता के मंदिर में जा रही हूँ। जब तक मेरे पति जीत कर नहीं लौट आते, मैं माता की मूरत के सामने से नहीं उठूंगी। न अन्न का एक दाना खाऊंगी, न जल की एक बूंद पीऊंगी। ये एक पत्नी का व्रत है। शारदा मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगी। इधर झंडी दिखाई गई और महामुकाबला शुरू हो गया। सारे रिक्शे वाले अपनी पूरी ताकत से पैडल मारने लगे। सूरज आग बरसा रहा था। 5 घंटे बीते, फिर 10 घंटे बीते। धीरे धीरे बहुत से लोग थक कर गिर पड़े और मुकाबले से बाहर हो गए। अब मैदान में केवल बलवंत, भैरव और कुछ गिने चुने लोग ही बचे थे। तभी ठाकुर के नौकर भैरव ने बेईमानी की चाल चली। उसने छुपकर अपने पास लोहे की कीलें रखी हुई थीं। जैसे ही वो बलवंत के आगे निकला, उसने चुपके से कीलें बलवंत के रिक्शे के आगे फेंक दी। अरे, ये क्या? मेरे रिक्शे का टायर फट गया, पूरी हवा निकल गई। हाँ चला रिक्शा गरीब, तू मेरी बराबरी करेगा? तू गरीब है और गरीब ही मरेगा। जाकर अपने बच्चों के साथ उस टूटी झोपड़ी में सड़। मेरे पास तो पीने के लिए विदेश से आया ताकत का पानी है, तू क्या पिएगा? भैरव ताकत की दवाई पीकर आगे निकल गया। उसने रास्ते में और भी कई रिक्शे वालों के टायर फाड़ दिए थे। बलवंत का रिक्शा बहुत भारी हो गया था क्योंकि टायर की हवा निकल चुकी थी। लोहे का पहिया जमीन पर घिसट रहा था। कि हवा निकले टायर के बावजूद वो अपनी पूरी ताकत से पैडल मारता रहा। 15 घंटे बीत चुके थे, रात हो गई थी। भैरव ने भले ही ताकत की दवाई पी ली थी, लेकिन उसने कभी इतनी कड़ी मेहनत नहीं की थी। उसका शरीर अब जवाब देने लगा था। उसकी सांसें फूलने लगी थीं। वहीं दूसरी ओर बलवंत की आंखों के सामने सिर्फ अपने बच्चों का भविष्य था। वो धीरे धीरे भैरव के करीब पहुंचने लगा। तभी 18 घंटे पूरे हुए और प्रतियोगिता का सबसे खौफनाक पड़ाव आ गया। सभी बचे हुए रिक्शों पर 280 किलो का भारी भरकम वजन लाद दिया गया। बाप रे बाप, 280 किलो! मेरे तो पैर सुन्न हो गए हैं। मुझसे एक कदम भी पैडल नहीं मारा जा रहा। मालिक, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा। मुझे रुकना नहीं है। मैं एक पिता हूं। मुझे अपने बच्चों को इस गरीबी के चंगुल से आजाद करना है। हे भगवान, मुझे ताकत दो।
जब ठाकुर विक्रम सिंह ने देखा कि उसका नौकर हार मान रहा है और बलवंत आगे बढ़ रहा है, तो उसने एक बहुत ही नीच हरकत की। अंधेरे और सुनसान रास्ते का फायदा उठाकर ठाकुर अपनी बड़ी सी कार लेकर भैरव के रिक्शे के पीछे आ गया। उसने अपनी कार के अगले वाले हिस्से से भैरव के रिक्शे को धीरे धीरे धक्का मारना शुरू कर दिया। भैरव, तू पैडल मारने का नाटक कर, मैं तुझे पीछे से कार से धक्का देता रहूंगा, किसी को शक नहीं होगा। कार के धक्के से भैरव का रिक्शा बिना मेहनत के तेजी से आगे बढ़ने लगा। बलवंत पसीने और खून से लथपथ अपनी जान की बाजी लगाकर पैडल मार रहा था। सुबह होने वाली थी। अब मैं अपनी कार यहां से जंगल की तरफ मोड़ रहा हूं। अब यहां से लोगों की भीड़ शुरू हो जाएगी। वो गरीब बलवंत तो बहुत पीछे छूट गया होगा। अब ये आखिरी 5 मिनट का रास्ता तू खुद पार कर ले, जीत हमारी ही होगी। ठाकुर अपनी कार लेकर भाग गया। भैरव बहुत खुश था, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसके होश उड़ गए। बलवंत अपनी पूरी जान लगाकर पंचर रिक्शे के साथ ठीक उसके पीछे पहुंच गया था। आखिरी रेखा पर नेताजी, गांव वाले, गंगाराम और बलवंत के बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ध्रुव और चकोरी पिताजी पिताजी चिल्ला रहे थे। बलवंत और भैरव के बीच अब कांटे की टक्कर थी। बलवंत के शरीर में अब जान नहीं बची थी। आखिरी 10 कदम, आखिरी 5 कदम, लेकिन हाय रे किस्मत, भैरव का रिक्शा बलवंत से बस एक पहिया पहले आखिरी रेखा पार कर गया। भैरव जीत गया और बलवंत हार गया। पिताजी, आप हार गए। अब हमें स्कूल कौन भेजेगा? हे भगवान, इस बेचारे ने रात भर बिना खाए पिए इतनी मेहनत की, इतना अभ्यास किया, फिर भी किस्मत ने इसका साथ नहीं दिया। ये अन्याय है। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पाया, मैं हार गया। ठाकुर विक्रम सिंह खुशी से नाचने लगा। हम जीत गए, 20 लाख हमारे हुए। रुको, कोई जश्न नहीं मनेगा। तुम सबको क्या लगता है कि हम यहाँ आंखें बंद करके बैठे थे? आसमान में उड़ने वाले हमारे ड्रोन कैमरों ने चप्पे चप्पे की रिकॉर्डिंग की है। बड़ी स्क्रीन चालू करो। एक बहुत बड़े पर्दे पर रात का वीडियो चलने लगा। वीडियो में साफ दिख रहा था और कैसे ठाकुर विक्रम सिंह ने अपनी कार से भैरव के रिक्शे को धक्का दिया। गांव वाले ये देखकर गुस्से से भड़क उठे। ये ठाकुर विक्रम सिंह एक धोखेबाज और चोर है। इस महामुकाबले का असली विजेता ये भैरव नहीं बल्कि बलवंत है। इस गरीब इंसान ने बिना खाए, बिना पानी पिए, पंचर टायर और 280 किलो वजन के साथ 24 घंटे लगातार अपना रिक्शा चलाया है। इसकी ईमानदारी और इसके जज्बे को हमारा सलाम। मैं बलवंत को इस महामुकाबले का असली विजेता घोषित करता हूँ। नैरेटर। पूरे मैदान में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। मंदिर में तपस्या कर रही शारदा को जब ये खबर मिली तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। माता ने उसकी पुकार सुन ली थी। मैंने सुना है ये ठाकुर विक्रम सिंह गांव वालों पर बहुत अत्याचार करता है, क्या ये सच है? हाँ नेताजी, ये सिर्फ एक बेईमान नहीं बल्कि एक शैतान है। इसने ना जाने कितने गरीबों की दिहाड़ी काटी है, झूठे इल्जाम लगाकर पैसे लूटे हैं और पुलिस का डर दिखाकर लोगों को सताया है। हाँ नेताजी, ये बलवंत बिल्कुल सच कह रहा है। हम सब गांव वाले गवाह हैं। इस ठाकुर ने हमें लूट लूट कर अपना ये महल खड़ा किया है। नैरेटर। नेताजी ने तुरंत पुलिस को आदेश दिया। ठाकुर विक्रम सिंह और उसके नौकर भैरव को हथकड़ियां पहना दी गई। बाद में अदालत ने ठाकुर के सारे पुराने काले कारनामे खोल दिए और उस जालिम ठाकुर को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। वो हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे सड़ने चला गया। सबसे पहले मैं आपको दिल से शुक्रिया कहता हूं दोस्तों। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से मेरे YouTube पे 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। आप लोगों से दोस्तों बस मैं 2 बातें ही करना चाहता हूं। पहली बात यह है दोस्तों कि इस पूरे वीडियो में मैंने AI वॉइस का यूज़ किया दोस्तों। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने पूरी स्टोरी में जितनी भी वॉइस सुनी वो सब AI वॉइस थी। और दूसरी मतलब कि ये बात है कि इस पूरे वीडियो को मैंने अकेले बनाया। आपने इस वीडियो का जो स्क्रिप्ट देखा कि कैसे कि एक गरीब बलवंत नाम का जो एक कैरेक्टर था अपना, ठीक है, और वो मतलब कि कैसे ना अमीर के यहाँ नीचे काम करने गया और मतलब वो लास्ट में उसने 20 लाख रुपए जीते। मतलब आप लोगों ने इस पूरे स्टोरी में जितना भी आपने ये मतलब कि स्क्रिप्ट वगैरह एनिमेशन जितना भी दिखा वो सब मैंने अकेले इस अपने मोबाइल फ़ोन से बनाया है। आप लोगों से मैं बस इतना ही पूछना चाहता हूँ कि क्या मेरे को वीडियो बनाते वक्त कुछ गलती हो गई? अगर दोस्तों मेरे से कुछ गलती हो गई हो, आप मेरी गलती को कमेंट बॉक्स में बता देना। नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो बनाऊँगा तो दोस्तों मैं अपनी वो गलती को सुधारूँगा। तो दोस्तों बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाएं।